नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज चलेगा इस पार्ट पे क्लास 10th जिनका एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए इस क्लास में काफ़ी बेटर तरीका से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर का मैं 80 प्रश्न लेकर के आया हूँ और ध्यान से आप लोग इस प्रश्नों को कर लीजिएगा। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं कमेंट करके उत्तर भी दीजिएगा कि आपका कितना सही गया। तो दो चैप्टर को एक साथ मैं लिया हूँ, परावर्तन और अपवर्तन, तो दो चैप्टर है, दोनों को एक साथ मिलाकर 80 क्वेश्चन रखा हूँ। चलिए शुरू करते हैं और काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, तो आप लोग मज़े तरीका से भी कर लीजिएगा। चलिए, प्रथम प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल, उत्तल, समतल, समतल, दोनों। क्या होगा बताएं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है? कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन है जल, कांच, मिट्टी, प्लास्टिक। तो लेंस के लिए यहाँ प्लास्टिक जो प्रयुक्त नहीं है, तो लेंस इससे नहीं बनता है। तो आपका उत्तर 2 का हो जाएगा मिट्टी जो हो जाएगा वह लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो है समतल दर्पण से भी बनता है, ठीक है, और कभी कभी अवतल से भी बनता है, लेकिन जो एक्यूरेट आंसर है वह अवतल होगा। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच जो कोण बनता है, और थोड़ा सा मेरे यहाँ ABCD जो होता है ना ऑप्शन, वह थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। आंसर पर ध्यान दे करके आप पूरे अच्छे तरीका से देख लीजिएगा ABCD किधर है और तब जवाब दीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग पूरे ध्यान से लाइव क्लास को देखें, है ना। चलिए, निर्गत किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं? तो निर्गत कोण बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ उत्तर आपका C पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी ठोस में 12 बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस और समतलोत्तल लेंस। तो देखिए, बाहर की ओर 2 उभरे गोलीय पृष्ठ हो जाए तो इस प्रकार से होगा, तो उसको कौन सा लेंस कहेंगे? आप सभी को पता है, उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगा? तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तभी बनता है जब मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु को रखा जाए, तो क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आवर्धित बनेगा। इसी कारण से इसका प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह उत्तल, अवतल और समतल, इनमें से कोई नहीं, बताए। तो पूरे ध्यान से उत्तर बताना है आप सभी को। अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है प्रवर्तक सतह। नेक्स्ट प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 होगा। यहाँ पे सब पावर जो है 8 है, ध्यान दीजिएगा आप सभी को। मीटर प्रति सेकेंड, तो सभी को पता है कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उत्तर आपका A हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो कोण I बराबर
कोण आर आप लोग जाने हैं, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उत्तर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई। तो हजामत के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण। यहाँ उत्तर आपका ए पर जा रहा है, जो ए बताए उनका सही गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी दिशा में, टेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो गमन करती है प्रकाश की किरणें, तो 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आप लोग पढ़े हुए लेंस, इसमें होता है f1, इधर होता है क्या f2, f1 f2। तो फोकस कितने हो गए लेंस में? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2, 3, 1 क्या होगा? तो 2 होती है। उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने आर। तो यहाँ पे कभी भी माध्यम का अपवर्तनांक पूछे तो साइन आई बटा साइन आर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, अपवर्तन के मात्र 2 ही नियम है, तो आप यहाँ पे 2 करके आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल, अवतल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताए। चलिए उत्तर यहाँ पे चला जाएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, याद रखिएगा मोटरसाइकिल में जो लगा रहता है दर्पण वह उत्तल दर्पण होता है, उसमें चेहरा भी छोटा दिखाई देता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में जो बनता है वह केवल आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है ये पूछा जा रहा है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक को क्या बोलते हैं? आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वह सीधा होता है। ठीक है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल में, समतल में, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताएं कि मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगा होता है उसमें भी छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में भी छोटा बनता है, उत्तल में भी बनता है। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा डी पर चल जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ताप क्रम में बढ़ाने वाली ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। उत्तर बी पर। नेक्स्ट प्रश्न, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार वस्तु में बराबर हो वह दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से बेलनाकार दर्पण। प्रतिबिंब सीधा और आकार में जितना बड़का वस्तु है उतना बड़का दिखाई दे, जैसे कि आपका चेहरा जितना बड़ा है उतना बड़ा आपका चेहरा दिखाई दे, तो वो क्या होगा? समतल दर्पण होगा। उत्तर यहाँ पे सी पर चला जाएगा। ABCD ध्यान दे करके ही उत्तर दीजिएगा मेरे यहाँ, ताकि आप लोग पूरे अच्छे से क्लास करें। चलिए, इसलिए ऐसा किया जाता है। प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। मतलब 40 बट्टा जब 2 करेंगे तो आप सभी को पता है कि 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई प्रतिबिंब रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 2f और अनंत के बीच जब रखा जाए तो वो भी बीच में ही बनता है, लेकिन कहाँ पे बनता है ये बताना है। तो बीच में बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, तो याद रखना वाला बात है। यहाँ उत्तर आपका वास्तविक उल्टा और छोटा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री झुका होता है, अभिलंब होता है 180 डिग्री, 135 डिग्री। तो मुख अक्ष कभी भी आप लेंस हो या कुछ भी हो, इसी को बोलते हैं मुख अक्ष। और मुख अक्ष जो होता है वह 180 डिग्री का कोण बनाने का काम करता है। ध्रुव पर क्या होता है 22 का उत्तर यहाँ पे मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर 180 के कोण पर झुका होता है, ये आपका हो जाएगा। एक सेकेंड, एक और चीज देखा जाए मुख अक्ष के बारे में। अगर दर्पण है, ये मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण का ध्रुव क्या है P है, तो मुख अक्ष यही होता है। तो दर्पण का कितना होता है, अभिलंब होता है, बोले तो 90 डिग्री पड़ जाएगा। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अभिलंब है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कोई लेंस से बने एक एकल लेंस की उपयोगिता है। चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सभी प्रकार के लेंस में इनमें से कोई नहीं। एकल लेंस का प्रयोग बताना है। एकल लेंस आपका होगा सूक्ष्मदर्शी लेंस में, उत्तर आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक, आभासी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में जैसे मोटरसाइकिल में अगर अपना चेहरा देखते हैं तो हमेशा सीधा दिखाई देगा, बोले तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। नेक्स्ट है कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। तो समांतर किरण पुंज जो हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से दोनों और कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर आपका होगा दोनों दर्पण के लिए होता है परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज बदल जाता है। उत्तर आपका सी हो जाएगा, दोनों दर्पण के लिए प्रयोग में आते हैं ऐसा। अगला है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो समतल दर्पण में, अवतल में, उत्तल में और इनमें सभी दर्पण में। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वह समतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल लगा हुआ कागज होता है। तो तेल लगा हुआ कागज पारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, अपारदर्शक, इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा हुआ कागज में इस पार से उस पर कुछ प्रकाश चला जाता है, इसलिए उसको हम पारभाषक बोलते हैं। उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो क्या होगा। अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में जब भी होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो उसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बड़ा बनेगा इस प्रकार से। तो जब वास्तविक क्या होगा, वास्तविक तो नहीं होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा, सीधा बनता है, तो काल्पनिक छोटा नहीं होगा, काल्पनिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। 28 का उत्तर डी पर। चलिए, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, उत्तर डी। नेक्स्ट है कि यदि आप आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर है, तो जानते हैं आप सभी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर के होता है। तो उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है कि किसी एफ मीटर के फोकस दूरी की लेंस की क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, और यहाँ मीटर में कह रहा है तो मीटर, तो 1/f मीटर आपका उत्तर होगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में टंगी हुई वस्तु को पानी के अंदर से पानी के सतह के लंबवत देखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी दूर, समान, कम दूर, और इनमें से कोई नहीं।
तो 32 का उत्तर होगा अधिक दूर। नेक्स्ट है कि F बराबर r/2 सतह है अवतल दर्पण के लिए, समतल के लिए, उत्तल के लिए और A और B दोनों दर्पण के लिए। तो F बराबर r/2 जो होता है वह अवतल इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है और इसके लिए भी। बोले तो दो A और B दोनों के लिए उत्तर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल लेंस की लेंस 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वस्तु को रखने पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो फोकस दूरी कुछ भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर इनका आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी फोकस दूरी आभासी प्रतिबिंब के लिए फोकस दूरी कुछ भी हो सकता है, इनमें सभी भी हो सकता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर 34 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बिंब का वस्तु तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण में किसके सामने रखना होगा। देखिए, समान प्रतिबिंब बनाने के लिए कभी भी क्या करेंगे, 2f1 पर रखेंगे। क्या रखेंगे, 2f1 पर। तो ये बनेगा कहाँ पे, 2f2 पर बनेगा। उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा उत्तर उत्तल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक पूछ रहा है आप लोगों से, आप लोग देख लीजिए इसमें कौन सा होगा हीरा का अपवर्तनांक। चलिए 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। अल्कोहल का अपवर्तनांक पूछे, याद रखिएगा सभी कोई, अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.3, इसमें से बताए कौन सा होगा। अल्कोहल का होगा 1.36। नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच ढकी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ध्रुव बोले तो P और फोकस के बीच कभी रखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। तो पीछे बड़ा जब बनेगा तो सीधा और बड़ा और आभासी बोलते हैं उसको, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बी इज द राइट आंसर। और अगला कह रहा है कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, ये याद रखिएगा, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सिनेमा घर के पर्दों पर किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा घर के पर्दों पर जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक नहीं, वास्तविक का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह हमेशा धनात्मक होती है, अवतल का ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है कि I बराबर R नहीं लागू होता है किस दर्पण के लिए। तो याद रखिएगा समतल के लिए भी लागू होता है, उत्तल के लिए भी, इसके लिए भी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा उसके पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः कैसे होंगे। दर्पण और लेंस जो होंगे दोनों अवतल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो 20, 25, 100, तो लेंस की क्षमता आपका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वाला आपका उत्तर होगा, 45 का बी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो 100 पूरा करने के लिए 50 दूना 100, तो 50 वाला उत्तर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला ही उत्तर मार के आइएगा, 2 डायोप्टर माइनस में नहीं है, माइनस में रहता तो माइनस वाला मारते, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, डायोप्टर, मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वह आप सभी को पता है कि डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समान फोकस दूरी उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, तो युग्म काम करेगा उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, कांच के आयताकार सिल्ली की तरह या प्रिज्म की तरह। तो याद रखिए कांच के आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा यदि उत्तल और अवतल लेंस को सटा दिया जाए तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा
द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है फोकस पर, अनंत पर और फोकसांतर के अंदर, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब? तो याद रखिएगा, ध्रुव जब तक ध्रुव के पास नहीं जाएगा तब तक नहीं, बोले तो फोकसांतर के अंदर। इस प्रकार से मान लीजिए है, तो ये जब फोकस है जब इसके अंदर आएगा तब उसमें क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है। फिर से पूछ दिया, फोकस और लेंस के बीच जब बिंब को रखेंगे तो क्या बनेगा? लेंस के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कोई भी वस्तु को आप अनंत पर रख दीजिए तो उसका प्रतिबिंब आपको फोकस पर ही बनेगा। उत्तर बी हो गया आपका। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप लोग देखते हुए औजार बक्स देखे हैं ना आप लोग, उसमें एक लेंस मिलता था पहले, उसका जो है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो 52 का उत्तर आपका बी पर चला गया, ताकि वो बड़ा दिखाई दे। चलिए अगला प्रश्न है क्या? मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में लेंस की क्षमता कम होती है, मीटर स्क्वायर बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का उत्तर आपका हो जाएगा ए, कम होती है। चलिए अगला है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या होगा? तो क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम को क्षमता बोलते हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्या होगा? 1/20। तो इसको 100 कर दीजिए, तो 20 बचे 100, मीटर में चेंज करेंगे तो +5 डायोप्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो अपवर्तन के बाद विचलित नहीं होता है। मतलब ये जो लेंस है इसका प्रकाशीय केंद्र ओ है, इससे कोई भी किरण जाएगा तो विचलित नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। उत्तर आपका ए हो गया। अब क्रांति कोण के बारे में पूछता है बार बार, तो क्रांति कोण के बारे में याद कर लीजिए आप सभी कोई, सघन माध्यम में आपतन कोण को ही बोलते हैं क्रांति कोण। 56 का उत्तर ए। मृग मरीचिका का कारण बता दीजिए, क्या कारण है? तो मृग मरीचिका जो होती है रेगिस्तानी इलाकों में होता है। केवल पूर्णांतिक परिवर्तन नहीं, पहले अपवर्तन बाद में पूर्णांतिक परिवर्तन होता है। उत्तर डी पर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विजल माध्यम। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। उत्तर आपका हो गया ए। चलिए माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाता है? अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, आवर्धन। तो माध्यम बदलेगा, प्रकाश का वेग बदलेगा, तो इसी को हम बोलते हैं अपवर्तन। अगला है कि अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनाता है। अवतल लेंस कह रहा है, तो अवतल लेंस में आपका अवतल लेंस इस प्रकार से होता है, हमेशा इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कांच के सिल्ली से पार करने वाली प्रकाशीय किरण में पैदा होता है पार्श्व विस्थापन, विचलन, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो कांच के सिल्ली से आप गुजारेंगे तो उससे आप पार्श्विक विस्थापन की परिभाषित कर सकते हैं, है ना। उत्तर आपका बी पर चला जा रहा है। अगला है कि टर्च से किस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर, अपसरित, संतृप्त, सभी। तो टर्च कभी भी जलाइएगा, प्रकाश बाहर की ओर निकलता है तो उसमें क्या होगा? संतृप्त, उसको बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
पानी में डाली गई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण बता दीजिए। परिवर्तन अपवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण मात्र यही है कि प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन के घटना के कारण होता है। उत्तर आपका ए हो गया। पानी में भरी बाल्टी में गहराई में कम दिखाई देती है। बाल्टी जो होती है इस प्रकार से, उसकी गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण भी अपवर्तन ही है। अगला है कि किस दर्पण का दृष्टि सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा जो दृष्टि अगर देखा जाए तो वो आपको आता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि मोटरसाइकिल में जो शीशा का प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा उसमें वस्तु दिखाई देता है छोटा छोटा, जिससे कि इसका प्रयोग किया जाता है पार्श्व देखने के रूप में, पीछे की ओर देखने में। अगला है किसी माध्यम का अपवर्तनांक ए आई म्यू है और इसमें प्रकाश का वेग होता है। म्यू पढ़िएगा, यू जहाँ भी है उसको म्यू पढ़िएगा इस प्रकार से, है ना। म्यू लिखने में टाइपिंग नहीं हो पाया है यहाँ पे, ये दिक्कत है। तो म्यू सी क्या है, स्थिरांक है। उत्तर आपका 66 का ए हो जाएगा। चलिए अगला है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी भी आवर्धन बोले तो एम का मान माइनस में आ जाए, तो कभी भी जब माइनस में आ जाए तो उसका जवाब आप लोग वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है। प्लस हो तो सीधा है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है और वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होगा। तो कम वाले की तुलना में याद रखिएगा प्रकाशिक सघन है। नेक्स्ट है कि पानी में लिखा हुआ है CW/4 प्रकाश का वेग और कांच में प्रकाश का वेग CG है, तो इसके बारे में बताइए आप सभी को। याद रखिएगा इसका जो होगा पानी में जो होगा अधिक होगा, जबकि गिलास में क्या होगा, कम होगा। तो उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में प्रकाशिक माध्यम कौन है, लकड़ी, लोहा, शीशा, तांबा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश गुजरने का काम शीशा से होगा। उत्तर बी पर चला जाएगा। चलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, चौगुनी, दोगुनी, इनमें से कोई नहीं। गोलीय दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो 72 का उत्तर आपका होगा ए, आधी होती है। चलिए नेक्स्ट है कि रोगियों के नाक, कान, आँख, गले के जांच में डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, उत्तल का, समतल का, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का उत्तर आपका होगा ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण पुंज कैसा होता है। सूर्य से आने वाले किरण पुंज जो होता है वो समांतर किरण पुंज होता है, कभी भी याद रखिएगा। उत्तर आपका होगा समांतर। चलिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। तो सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या किया गया है। तो प्रकाश को तरंग माना गया है, कण भी माना गया है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है और अविलंब की ओर क्या होती है। तो विरल से जब सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। उत्तर होगा अविलंब से दूर होती है। सघन से विरल में जा रहा है तो अविलंब से दूर हटेगा, अविलंब की दूर भागेगा। ठीक है। अगला फोकस अभिसरित करने वाली किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है। तो समांतर किरण पुंज में बदलेगा कौन, अवतल भी बदलता है, उत्तल भी बदलने का काम करता है। सी उत्तर हो गया। अगला है कि भाई कह रहा है कि मान लिया कि माध्यम का अपवर्तनांक 1 है, प्रकाश का वेग v1 और 2 में प्रकाश का वेग v2, तो अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। μ21 बताइए। तो μ21 का मान हो जाएगा 80 का उत्तर यहाँ पे v1/v2।
विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में, मतलब विरल से जब कभी भी सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, मतलब अभिलंब की ओर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक माइनस में होती है, ये बताना है। तो माइनस में समतल उत्तल, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो माइनस में होने वाला इसमें अवतल दर्पण का फोकस दूरी। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा माध्यम अपवर्तनांक अधिक होता है, हवा, शीशा, जल, हीरा, किसका माध्यम सबसे अधिक होता है, बताएं क्या होगा। तो 83 का उत्तर यहाँ डी होगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।